जय जिनेन्द्र। चलिए मंगलाचरण शुरू करते हैं। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् इंद्रसदवन्द्याणं त्रिभुवनहित मधुर विशदवक्काणम् अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणयानीक विरोध ध्वंसनौषधि स्यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसका पहला अधिकार चल रहा है जिसमें षट द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन है। 6 द्रव्य और 5 अस्तिकायों का वर्णन किया गया है। इनमें से हम पहले तो षट द्रव्य पंचास्तिकाय का सामान्य वर्णन, सामान्य स्वरूप समझ चुके हैं 26वीं गाथा तक, और 27वीं गाथा से 73वीं गाथा तक जीव द्रव्यास्तिकाय का वर्णन किया गया है। 27वीं गाथा से विशेष षट द्रव्य पंचास्तिकाय का वर्णन है, तो उसमें हमने जीव द्रव्यास्तिकाय का वर्णन समझा है। इसके बाद अब 74वीं गाथा से 74वीं गाथा से उद्गल द्रव्यास्तिकाय का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। दशलक्षण महापर्व के पहले हमने जीव द्रव्यास्तिकाय का वर्णन पूर्ण किया था 73वीं गाथा तक, और फिर 74वीं गाथा से अब हम इस महापर्व के उपरांत और क्षमावाणी महापर्व के भी उपरांत पुनः एकत्रित हुए हैं, और 74वीं गाथा से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पुद्गल द्रव्यास्तिकाय है। यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किए हैं वो भी अद्भुत हैं, मतलब पुद्गल द्रव्य भी है और अस्तिकाय भी है, तो इसलिए पुद्गल द्रव्यास्तिकाय ऐसा शब्द प्रयोग हुआ। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं हम। इतने दिनों में आप लोगों ने जरूर पूर्व का जो पाठ है वो रिवाइज किया होगा, दोहराया होगा। ऐसे नहीं दोहराया होगा तो जब आपने कोई अपने स्थानीय विद्वान का मतलब जो आपके यहाँ जो विद्वान आए होंगे, वो जब आपको प्रवचन सुनाते होंगे
तो हो सकता है कुछ बातें आपको ये याद आ जाती हूँ कि हाँ पंचास्तिका में भी ये बात आई है ना, द्रव्य संग्रह में भी आई है, भक्तामृत सूत्र में आई है, तत्वार सूत्र में आई है, या जो भी हमने अपने ग्रंथ पढ़े हैं, शत्रु चूड़ामणि ग्रंथ में आई है ना, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में ये बात है, तो कहीं ना कहीं तो याद आती है, षडहाला है ना। तो ऐसे विषय भी दोहरा जाता है और हमारा जो निर्णय है या विचार है वो और पुष्ट होता है कि हाँ वस्तु स्वरूप तो यही है। इस ग्रंथ में भी यही कहा है, अन्य ग्रंथों में भी यही कहा है ना, अनंत ज्ञानियों का एक मत है। तो इससे हमारी बात पक्की होती है, दृढ़ होती है और हम मोक्ष मार्ग के लिए आगे प्रवर्तित होते हैं। और 10 लक्षण महापर्व तो इन जो भी हमने विषय पढ़ा है, ग्रंथों का जो प्रतिपाद्य है, उसका ये प्रयोग का समय था। और ऐसा नहीं समझे कि 10 लक्षण पर्व समाप्त हो गया, एक औपचारिक रूप से आया और औपचारिक रूप से समाप्त हो गया, लेकिन ये धर्म कभी समाप्त होने वाला नहीं। ये तो हमारा जीवन बनना चाहिए, हमारी परिणति बनना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इससे और भी नया नया विषय हम सीखेंगे और पुराना आप स्वयं दोहराएंगे और उसको दोहराते हुए फिर कोई कठिनाई हो तो आप पूछेंगे। 74वीं गाथा। देखिए, अथ पुद्गल द्रव्यास्तिकाय व्याख्यानम। अब पुद्गल द्रव्यास्तिकाय का वर्णन करते हैं, ठीक है। और पुद्गल द्रव्यास्तिकाय का वर्णन भी बहुत सुंदर है। पुद्गल द्रव्य क्या है, पुद्गल द्रव्य के कितने प्रकार हैं, है ना, और कितने तरह से उसके भेद हो सकते हैं, किस किस रूप में पाया जाता है, कहाँ कहाँ है ना, सब चीजें आएंगी। इसको पुद्गल अस्तिकाय क्यों कहा है, इसे तो हम थोड़ी बहुत चर्चा समझ ही चुके हैं, फिर भी और आएगी चर्चा। देखिए, खंधा य खंधाय खंध देसा, खंधाय खंध देसा, खंद पदेशाय, खंद पदेशाय होन्ति परमाणु, इति ते चदुब्बि चदुब्बियप्पा, इति ते चदुब्बियप्पा, पुद्गलिकाया मुने यव्वा, पुद्गलिकाया मुने यव्वा, खंधाय खंधाय खंद देसा, खंद पदेशाय होन्ति परमाणु, इति ते चदुव्यप्पा, पुद्गलिकाया मुने यव्वा। खंधा, खंधा का क्या अर्थ हुआ? अरे वाह, नित्या का हाथ तो पहले नंबर खड़ा होता। भैया जी तो समझ में आया, लेकिन बाकी कुछ समझ में नहीं आया। भैया जी आपके ग्रंथ में मुड़े यब्बा लिखा और हमारे में मुड़े दब्बा लिखा। अच्छा, मुड़े यब्बा लिखा है और आपके में क्या लिखा है? मुड़े दब्बा। दब्बा। मुड़े यब्बा तो मेरे ग्रंथ में भी है और पीडीएफ में भी है, और मुड़े दब्बा, हाँ मानना चाहिए, अर्थ तो वही है, पाठांतर हो सकता है। नीचे संस्कृत लिखा है ज्ञातव्या, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। और कुछ बताना था? मैंने सोचा स्कंद का अर्थ मैंने तो बता ही दिया। लो, खंधा का अर्थ है स्कंद, है ना। अब खंधा शब्द समझ में आते ही बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। खंधाय खंद देशा, खंद पदेशाय होन्ति परमाणु। परमाणु कितने रूप में होता है?
परमाणु कितने रूप में होता है? खंड, खंड अर्थात स्कंध, और खंड देशा, खंड स्कंध देश, और खंड प्रदेशा, स्कंध प्रदेश, यह होंति परमाणु, और परमाणु के रूप में भी होता है पुद्गल, ऐसा कहना जी। पुद्गल इन 4 रूपों में होता है, परमाणु रूप में होता है, स्कंद रूप में होता है, स्कंद प्रदेश, स्कंद देश रूप में होता है, स्कंद प्रदेश रूप में होता है। यदि ते चदु व्यपा, इस प्रकार वह वे पुद्गल 4 विकल्पों में अर्थात 4 भेदों रूप होते हैं। पुद्गल काया मुणे यब्बा, वह ऐसा पुद्गल काय को ऐसा जानना चाहिए, अर्थात पुद्गल द्रव्य, पुद्गल काय इन 4 रूपों में पाया जाता है। अब यहाँ पर बताएंगे कि ये 4 रूप क्या है, परमाणु क्या है, स्कंद क्या है, स्कंद देश क्या है, और स्कंद प्रदेश क्या है। नाम तो याद हो ही गए होंगे। तो इन पुद्गल काय इन 4 रूपों में पाया जाता है, ऐसा मुणेयव्य अर्थात मानना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर 74वीं गाथा की टीका देखिए कहाँ है, ये है अन्व्यास। पुद्गल काय के 4 भेद जानना, स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश और परमाणु। ठीक है, यह पुद्गल द्रव्य के भेदों का कथन है। पुद्गल द्रव्य कदाचित पुद्गल द्रव्य कदाचित स्कंद पर्याय से, कदाचित स्कंद देश रूप पर्याय से, कदाचित स्कंद प्रदेश रूप पर्याय से, और कदाचित परमाणु रूप से यहाँ अर्थात लोक में होते हैं। यह अन्य कोई गति नहीं है, अर्थात पुद्गल अन्य किसी और रूप में नहीं होता, इन 4 रूपों में होता है। इस प्रकार उनके 4 भेद हैं। ठीक है, अब इसके आगे और चर्चा आएगी जिसमें और खुलासा होगा। अभी तो आचार्य जयसेन ने भी इसका खुलासा नहीं किया इस गाथा में, क्योंकि आगे आने वाला है, इसीलिए खुलासा नहीं किया। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये 74वीं गाथा पूर्ण हुई। अभी नाम सीख लिए ना, नाम तो ख्याल आ गए होंगे, तो नाम ही सीख लें अभी इस गाथा में, इसके बाद फिर और स्पष्टीकरण आएगा। एक बार गाथा पुनः पढ़ते हैं। खंधाय खंड देशा, खंड पदेशाय होंति परमाणु, इति ते चदु व्यपा, पुद्गल काया मुणेयव्वा। इस तरह से सरल है गाथा और इसका भाव भी स्पष्ट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं 74 की बात 75वीं गाथा की ओर। ये नीचे टीका तो 74 की है, ऊपर गाथा पढ़ेंगे अपन। खंधम सयल समत्थम, खंधम सयल समत्थम, तस्य दुअद्धम, तस्य दुअद्धम भणन्ति देशोति। देखो उसका उसी का स्वरूप चल रहा है, ये 4 चीजों का जो बताए थे ना, पुद्गल के 4 प्रकार। खंधम सयल समत्थम, तस्य दुअद्धम भणन्ति देशोति, अद्धद्धम, अद्धद्धम, अद्धद्धम च पदेशो, परमाणु चेव अभिभागी। स्पष्ट हुआ होगा, इतना तो समझ में आया होगा। ये स्कंद, उससे भी आधा वह स्कंद देश, और उससे भी आधा, मतलब आधे का आधा हो गया ना, उससे भी आधा वो स्कंद प्रदेश, और फिर अविभागी रूप होता है वह परमाणु, जिसका दूसरा विभाग ना किया जा सके। पुद्गल का वह सबसे सूक्ष्म अंश परमाणु कहलाता है। ठीक है, देखिए अर्थ नीचे।
अन्वयार्थ, सकल समस्त उद्गल पिंडात्मक संपूर्ण वस्तु वह स्कंद है। सकल समस्त उद्गल पिंडात्मक संपूर्ण वस्तु वह स्कंद है। उसके अर्ध को देश कहते हैं और अर्ध का अर्ध वह प्रदेश है। अर्ध का अर्थ क्या है कि जो इसके पहले दूसरे नंबर पे जो अर्ध लिखा ना उसका भी अर्ध, इसका अर्थ हुआ अर्ध का अर्ध वह प्रदेश है और अविभागी वह सचमुच परमाणु है। ठीक है, अब देखिए और टीका में, ये टीका है 75वीं गाथा की। देखिए टीका, यह पुद्गल भेदों का वर्णन है। अब देखो यहां पर पूरे परिभाषाएं स्पष्ट की गई। अनंतानंत परमाणुओं से निर्मित होने पर भी जो एक हो वह स्कंद नाम की पर्याय है। ख्याल में आया? स्कंद किसे कहते हैं? नित्या हम अपन ने उसमें लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में क्या पढ़ा था? हाँ, क्या पढ़ा था? याद आ रहा है कुछ? भूल गए। 2 या 2 से अधिक परमाणु को स्कंद कहते हैं, है ना, क्योंकि 2 परमाणु का भी स्कंद होता है। द्व्यणुक स्कंद, फिर त्रिअणुक, चतुरणुक, ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो संख्यात, फिर असंख्यात, फिर अनंत परमाणु का स्कंद होता है। तो यहाँ अनंतानंत आखिरी लिया है ना। अनंतानंत परमाणुओं से निर्मित होने पर भी जो एक हो, क्योंकि उसके स्कंद की परिभाषा के पहले बंध की परिभाषा दी थी। बंध किसे कहते हैं? यहाँ वो ये 4 बंध है, उसकी बात नहीं है अभी। वहां ये कहा था कि अनेक वस्तुएं होने पर भी ऐसा संबंध विशेष होता है कि वो एक पने का ज्ञान कराती, तो उसको कहते हैं इस बंध। उस संबंध विशेष को बंध कहते हैं। जैसे कि ये कंपास है ना, ये अनंत परमाणु का स्कंद है, लेकिन अनंत परमाणुओं का स्कंद होने पर भी ये एक कहलाता है ना। हम कहते हैं एक कंपास है, एक है ना, एक रोटी है, एक थाली है, एक ओवन है, चूल्हा, एक हार है। अब बताओ कितने परमाणु हैं उसमें? अनंत परमाणु हैं, लेकिन एक कहा जाता है, स्कंद एक है वो, इसलिए एक कहेंगे। तो यहां पर भी यही कह रहे हैं, परमाणुओं की संख्या तो उसमें अनंत है, लेकिन उसमें एक पने का ज्ञान होता है, इसलिए वह जो संबंध विशेष है वो स्कंद है। ठीक है, संबंध विशेष वह बंध है, और इस तरह जो बंध बनता है वो स्कंद का कहलाता है, स्कंद कहलाता है। अनंतानंत परमाणुओं से निर्मित होने पर भी जो एक हो, ख्याल में आ रहा है? अनंतानंत परमाणु हैं, मतलब परमाणुओं की संख्या की दृष्टि से देखें तो अनंतानंत हैं। संख्या मतलब अनंतानंत हो गया ना, अनेक हैं, लेकिन ज्ञात कितने हो रहे? उनका ऐसा संबंध बना है कि वो कैसे लगते हैं? एक है। जो एक हो वह स्कंद नाम की पर्याय है, इसको कहते हैं स्कंद। अब उसकी आधी स्कंद देश नामक पर्याय है। अब जितना जो अनंतानंत परमाणुओं से निर्मित स्कंद है उसका आधा कर दो। ये तो समझना पड़ेगा। जैसे अपन ने कंपास ही लिया, इसको आधा आधा कर दो, 2 भागों में बांट दो, तो वो स्कंद का देश हो गया ना, एक हिस्सा हो गया। देश का अर्थ है वहां पर हिस्सा, प्रदेश है ना, देश लिया पहले। अब आधी की आधी स्कंद प्रदेश नाम की पर्याय है। वो जो आधा हिस्सा किया गया था, है ना, पहले स्कंद का आधा हिस्सा किया तो उसका नाम है स्कंद देश, और उस स्कंद देश का भी आधा करेंगे तो कहलाएगा वो स्कंद प्रदेश। ख्याल में आ रहा है?
इस प्रकार भेद के कारण, पृथक होने के कारण, इस प्रकार हमने स्कंध में भेद किया, फिर उस भेद में भी भेद किया, ऐसे करके चार हो गए, है ना। अभी चौथा नहीं आया, चौथा कहाँ आया, अभी 3 आया ना, चौथा देखिए। इस प्रकार भेद के कारण, पृथक होने के कारण द्वि अणुक स्कंध पर्यंत, अब ऐसे टुकड़े करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो वो भेद ही कहलाएगा प्रदेश उसका, और छोटा प्रदेश, आधे का आधा, आधे का आधा, ऐसे करते जाओ, तो आखिरी में क्या बचेगा, 2 परमाणु का स्कंध। यही स्कंद का अंतिम रूप है, 2 परमाणु का स्कंद। अब उस 2 परमाणु के स्कंद का टुकड़ा हो जाए तो क्या बचेगा, परमाणु। तो वही कहा है, द्वि अणुक स्कंद पर्यंत अनंत स्कंद प्रदेश रूप पर्याय होती हैं। अब देखो जो स्कंद प्रदेश है, अब उसके बाद फिर किसी और नया नाम नहीं मिलेगा उसको, आधे का आधा करते जाओ, आधे का आधा करते जाओ, आधे का आधा करते जाओ, उसका इस नाम स्कंद प्रदेश, स्कंद प्रदेश, स्कंद प्रदेश, ऐसे लिखे है ना। द्वि अणुक स्कंद पर्यंत अनंत स्कंद प्रदेश रूप पर्याय होती हैं। तो 2 परमाणुओं तक जाएगा, टुकड़े करते 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 2 परमाणु बचेंगे, और 2 परमाणुओं के बाद आगे देखिए, ये 3 भेद हो गए। अब चौथा, निर्विभाग, जिसका दूसरा हिस्सा ना किया सके, जिसमें कोई दूसरा अंश ना हो, एक प्रदेश वाला। ऐसा जो एक प्रदेश वाला है, ठीक है, केवल एक प्रदेश है, आकाश का एक ही प्रदेश वह घेरेगा, रोकेगा। स्कंध का अंतिम अंश, देखो वो स्कंध का अंतिम अंश है, ठीक है, वह एक परमाणु है, ठीक है। इस प्रकार भेद से होने वाले पुद्गल विकल्पों का वर्णन हुआ। ये जो पिछली गाथा में कहा था, उसका इस गाथा के अंदर वर्णन किया गया कि वो 4 चीजें क्या है, ठीक है। पहले जो 74वीं गाथा आई, उसमें पुद्गल के 4 भेद बताए, पुद्गल काय के 4 भेद बताए, और फिर उसके बाद इस गाथा में उन 4 भेदों के का स्वरूप बताया, ठीक है। अब पुनश्च, और उसके बाद भी कुछ कहना चाह रहे हैं आचार्य, कहते हैं कि 2 परमाणुओं के संघात से, अर्थात मिलने से, संघात मिलने से द्वि अणुक स्कंध रूप पर्याय होती है। 2 परमाणुओं के मिलने से 2 परमाणु का स्कंध बन जाता है। इस प्रकार संघात के कारण द्वि अणुक स्कंध की भांति त्रिअणुक स्कंध, चतुरणुक स्कंध इत्यादि, फिर पंचाणुक, 6 अणुक, ऐसे 6, 7, 8, 9, 10 संख्यात तक जाएगा, फिर असंख्यात, फिर अनंत, ठीक है ना, इत्यादि अनंत स्कंद रूप पर्याय होती हैं, ठीक है। अभी ऊपर से नीचे की तरफ समझाया था, अब नीचे से ऊपर की तरफ समझा रहे हैं। मतलब परमाणु, फिर 2 परमाणु का स्कंद, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर ऐसे करते 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 संख्यात का, फिर असंख्यात का, फिर अनंत परमाणु का स्कंद, इस तरह बढ़ते हुए क्रम में बताया यहां। इस प्रकार संघात से होने वाले पुद्गल विकल्प का वर्णन हुआ। इस प्रकार जब पहले तो ऊपर वाले में तो टुकड़े करते जा रहे हैं, है ना, और नीचे वाले में मिलते जा रहे हैं, ठीक। इस तरह से 2 तरीकों से यहां पर वर्णन किया है स्कंद का। इस प्रकार भेद संघात, हाँ देखो वो शब्द याद आ गया, यहां पर लिखा है भेद। तो पहले बताया था भेद कर करके, पहले बड़े स्कंद को लिया, अनंतानंत परमाणु के स्कंद को लिया, फिर उसके 2 हिस्से किए, तो स्कंद प्रदेश, स्कंद देश कहा गया उसको, फिर उसके भी 2 टुकड़े हुए तो स्कंद प्रदेश कहा गया, फिर उसके भी 2, फिर उसके भी 2, करते जाओ, वो स्कंद प्रदेश ही कहलाता जाएगा। और अंतिम आया 2 परमाणु का स्कंद, फिर उसके जब टुकड़े हुए तो 1 परमाणु बचा, एक परमाणु। तो वो जो 1 परमाणु है वो एक प्रदेशी होता है, निर्विभाग होता है, उसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता। ये तो भेद करते 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 वहां तक पहुंचे। अब यहाँ 2 परमाणुओं का स्कंद बनाया, फिर 3 का, 4 का, 5 का, संख्यात, असंख्यात, अनंत, इस तरह से स्कंद बढ़ते जा रहे हैं, है ना। ऐसे ये संघात,
संघात, मिलते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। पहले में टूटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, तो परमाणु तक लाए, स्कंद से परमाणु तक। अब परमाणुओं से स्कंद और अनंतानंत परमाणु के महास्कंद तक ले जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार भेद संघात, भेद संघात दोनों से भी एक प्रकार, एक साथ भेद और संघात दोनों होने से भी अनंत स्कंद रूप पर्याय होती हैं। इस प्रकार भेद संघात से होने वाले पुद्गल विकल्प का वर्णन हुआ। ठीक है, तो भेद संघाताभ्याम, जैसे तत्वार सूत्र में सूत्र आए है ना, भेद और संघात से स्कंद, परमाणु और स्कंद रूप अवस्थाएं होती हैं, स्कंद बनते हैं। इस तरह अनेक भेद यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये हुई कौन सी गाथा? 75 नंबर की। तो 74 और फिर उसके बाद आई 75। यहाँ 75वीं गाथा से ये पुद्गल द्रव्य के भेदों का स्वरूप वर्णन, पुद्गल द्रव्यास्तिकाय व्याख्यान, ये विशेष रूप से यहाँ से प्रारंभ हुआ। 74 से ही प्रारंभ हो गया। तो 74 में भेद बताए, फिर यहाँ उसका स्वरूप बताया चारों भेदों का। अब ऐसे और भी आगे स्कंदों में पुद्गल पने के व्यवहार का समर्थन। स्कंदों को भी पुद्गल क्यों कहते हैं? क्योंकि पुद्गल तो वास्तव में परमाणु रूप है, एक प्रदेशी है, लेकिन उसका जो स्कंद बना है वो भी पुद्गल ही है। तो वो क्यों है, कैसे है, वो यहाँ पर आगे बता रहे हैं। देखिए, अभी तक जो 2 गाथाएं हुई हैं, इस संबंध में किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। वैसे बहुत सरल है ना, अनेक स्थानों पर आपने पढ़ी होंगी। एक बार 75वीं गाथा पुनः पढ़ लेते हैं। अंधम सयल समर्थम तस्य दुअद्धम भणन्ति देशोति अद्धद्धम च पदेशो परमाणु चेव अविभागी। चलिए आगे बढ़े। ये देखो यहाँ फुटनोट में भी बहुत कुछ दिया है। ये वही है जो मैंने बताया ना, कि कैसे विभाग करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो वो कैसे बनता है वही बताया। अब यहाँ पर अपन आएंगे अगली गाथा पर, 76। बादर बादर सुहुम गदाणम अंधाणम पुग्गलोति व्यवहारो। बादर सुहुम गदाणम अंधाणम पुग्गलोति व्यवहारो। ते होन्ति छप्प यारा, ते होन्ति छप्प यारा, ते लोकम तेसिम तेहिम, ते लोकम तेहिम्णे पर्णम, ते लोकम तेहिम पर्णतम। बादर सुहुम गदाणम अंधाणम पुग्गलोति व्यवहारो। ते होन्ति छप्पयारा, ते लोकम तेहिम्ने पर्णम। बादर सुहुम गदाणम, बादर और सूक्ष्म गत, बादर और सूक्ष्म रूप से खंधाणम स्कंद पुद्गलोति व्यवहारो, पुद्गल इस प्रकार से व्यवहार होता है। ठीक है, ते होन्ति छप्पयारा, वे 6 प्रकार के होते हैं। मूल तो बादर और सूक्ष्म। ठीक है, स्कंद के 2 वे, अभी परमाणु की बात नहीं चली, परमाणु तो एक ही है, एक प्रदेशी होता है। स्कंद के ही भेद बताए जा रहे हैं।
पहले पुद्गल काय के भेद बताए थे, ध्यान रखना। 75वीं गाथा 74वीं गाथा में पुद्गल के भेद बताए थे 4। कौन कौन से? स्कंध, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश और परमाणु, ये पुद्गल काय के भेद थे। अब पहला जो था स्कंद, उसके भेद हैं स्कंद के। तो स्कंद के 2 भेद हैं, बादर और सूक्ष्म। अब उसका व्यवहार करने पर, उसके भी व्यवहार करने पर ते होंति छप्पयारा, 6 प्रकार के होते हैं वे 6 प्रकार के होते हैं। ते लोकम ते जेहिम निपन्नम, जिनसे तीनों लोक निष्पन्न है। मतलब तीनों लोक में ये 6 प्रकार के स्कंद पाए जाते हैं, स्कंद के 6 रूप पाए जाते हैं। देखिए कैसे, 76वीं गाथा देखिए, अब यहां से सही बैठ रहा है। देखो 76वीं गाथा, 76वीं गाथा का अन्वयार्थ। बादर और सूक्ष्म रूप से परिणत स्कंधों को पुद्गल ऐसा व्यवहार है। बादर और सूक्ष्म रूप से परिणत स्कंधों को पुद्गल ऐसा व्यवहार है, मतलब पुद्गल कहते हैं उनको, बादर और सूक्ष्म। वे 6 प्रकार के हैं जिनसे 3 लोक निष्पन्न है, ठीक है। अभी फिर से जोड़ना पड़ेगा जिससे अपन ये गाथा पूर्ण करेंगे। निष्पन्न है अर्थात उत्पन्न है नहीं कहा, निष्पन्न है, निर्मित है ऑलरेडी, है ना, बना हुआ है। उत्पन्न हुआ है ऐसा नहीं कहा, निष्पन्न है कहा है ना। मतलब ये पूरा 3 लोक जो बना हुआ है वह किससे बना है? ये पुद्गल से बना है। 6 प्रकार के पुद्गल हैं उसमें। अब ऐसा नहीं समझना कि जीव भी पुद्गल से बना है, पुद्गल है ना, ये कहने का तात्पर्य नहीं। वो 3 लोक की जो रचना है वो कैसी है ना, वो जो रचना बनी हुई है वो पुद्गल से बनी है। ये धरती पुद्गल से बनी हुई है, और वो जो बात वाला वगैरह बने हुए हैं ये सब पुद्गल की रचना है।